आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम दुनिया भर के लिए एक अच्छी खबर है। कतर की राजधानी दोहा में लिखी गई इस युद्ध विराम की पटकथा में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई है। दोनों पक्षों की ओर से बंधकों की रिहाई इस सीज फायर की मुख्य शर्त है। तो क्या माने ये युद्ध विराम इस जंग का अंत साबित होगा, और क्या इस सीज फायर के बाद इसी तरह की हम कुछ खुशखबरी रूस और यूक्रेन युद्ध के मामले में भी देखें, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि उनका आते ही पहला काम होगा कि जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रही हैं, वो उनको रोकेंगे। तो किस तरह की उम्मीदें हम करें, और अगर ये युद्ध विराम लागू होता है जिस उम्मीद के साथ ये लागू करने की बात की जा रही है, क्या क्या बदलेगा दुनिया में? विस्तार से होगी चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले की रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने की जंग, करीब 46,000 लोगों ने गंवाई जान, गाजा पट्टी खंडहर में हुआ तब्दील। इस युद्ध के चलते दुनिया भर में ग्लोबल अशांति का दौर रहा, लेकिन आखिरकार अब एक अच्छी खबर सामने आई है, और वो है दोनों पक्षों की ओर से 42 दिनों के सीजफायर पर सहमति बन गई है। निसंदेह ये न केवल फिलिस्तीन और इजराइल के लिए राहत की बात है, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए भी सकारात्मक पहल है। क्या ये सीजफायर इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास की मजबूरी थी, या अमेरिका, कतर और मिस्र जैसे देशों की मध्यस्थता के दबाव का नतीजा? ये एक बड़ा सवाल तो है ही, साथ ही ये भी एक सवाल है कि इस सीजफायर को क्या दोनों पक्ष आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि कतर ने साफ किया है कि हमें इस सीजफायर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए, और साथ ही कतर ने उम्मीद भी जताई है कि दोनों पक्षों की ओर से इस जंग को रोकने को लेकर एक समझौता हो सकता है, जो काफी अहम होगा। दरअसल इस सीजफायर में अमेरिका की भले ही बड़ी भूमिका रही हो, लेकिन इसकी पटकथा कतर की राजधानी दोहा में लिखी गई। ऐसे में कतर के युद्ध विराम को लेकर बड़ी भूमिका से नकारा नहीं जा सकता। इस युद्ध विराम को लेकर एक अहम सवाल और उठता है कि क्या केवल बंधकों की रिहाई तक ही ये सीजफायर की पहल सीमित रह जाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों ने शर्त के साथ सीजफायर किया है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सीजफायर के पहले चरण में रिहा किया जाएगा। साथ ही गाजा के उत्तरी हिस्से से पलायन कर चुके गाजा वासियों को अपने घर वापसी की इजाजत दी जाएगी। वहीं समझौते के तहत 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। यानी ये सीजफायर कहीं बंधकों की रिहाई के बाद सफेद हाथी न साबित हो। फिलहाल तो इस सीजफायर ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में युद्ध विराम की संभावनाओं को भी बल दे दिया है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पुतिन और जेलेंस्की भी एक टेबल पर दिखाई दे सकते हैं, और 3 सालों से जारी इस जंग का भी अंत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं मनोज जोशी सर का, प्रतिष्ठित फेलो हैं ORF से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। सर, वाकई में क्या माने कि ये युद्ध विराम जो है वाकई में पूर्ण युद्ध विराम है, या अभी भी शंकाएं बाकी हैं सर? देखिए, अभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ये युद्ध विराम में कुछ संकट हैं, अभी संकट उठ गए हैं, और अभी भी ये युद्ध विराम लागू नहीं हुआ है। ये अब कहते हैं कि इतवार को लागू होगा, और इतवार के बाद आप जानते हैं कि इसका फर्स्ट फेज होगा। फर्स्ट फेज अगर पार कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड फेज अगर आएगा तब पता लगेगा। तो मैं समझता हूं कि अभी ये कहना कि ये युद्ध विराम जो है वो एक पक्की बात है, वो गलत होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुरेश के गोयल सर, पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर गोयल, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग। आप क्या मान रहे हैं सर कि ये एक तरह मुकम्मल तौर पर ये अब एक संघर्ष विराम है? जैसे देखिए, जहां तक ये फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो मेरे ख्याल है किसी के लिए भी बहुत कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से ये सीज फायर नेगोशिएट हुआ है, ये और जो कंडीशनैलिटीज हैं, जो स्टेज वाइज किया गया है, ये उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसका मतलब सीज फायर फौरन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे को दिक्कत ये है कि शुरू भी होगा या नहीं होगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
अब हमास में, इजरायली में जो डिस्ट्रस्ट है कि भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, कोई भी छोटी सी चीज होगी तो उसमें युद्ध विराम टूट जाएगा ये। तो इसलिए कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि होगा या नहीं होगा, शुरू होने दीजिए, उसके बाद में स्टेज बाय स्टेज जब चलेगा तो उसके बाद में पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल नहीं है जी। यस सर। जोशी सर, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, तो इसके पीछे के मुख्य कारण आपको क्या नजर आते हैं? कहा तो ये जा रहा था कि साहब सब कोई, हर कोई यही चाह रहा है, हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका था कि हम बाध्य हैं सीज फायर समझौते के लिए। इजराइल की तरफ से इनिशियल जो वक्तव्य आए वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह के, वो भी बड़े पॉजिटिव थे। तो क्या ऐसा जोशी सर बच रहा है जो कि इसको मुकम्मल नहीं होने दे रहा है? देखिए, नेतन्याहू साहब जो हैं, लोग कहते हैं कि यदि ये युद्ध विराम हुआ तो इजराइल में सवाल उठेंगे कि आखिर में जो अक्टूबर 7 का हादसा हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और अब ये सवाल जो है सामने आ जाएंगे। तो इसलिए नेतन्याहू साहब जो हैं वो सबसे ज्यादा हरकत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वजह से ये युद्ध विराम जो है कायम ना हो। वही जो है अक्सर अभी आज जो है आपने जानते हैं कि युद्ध विराम का जो ऐलान है वो कतर में हुआ था। वो राष्ट्रपति बाइडेन ने और राष्ट्रपति इलेक्ट ट्रंप ने भी उसकी सराहना की थी, पर फिर भी नेतन्याहू आके कहते हैं कि इसमें कुछ संकट उठ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी नेतन्याहू का जो रवैया है वो साफ साफ सामने नहीं आया है। और गोयल सर, नेतन्याहू साहब के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि सीज फायर के नेगोशिएशंस के बाद नेतन्याहू साहब आते हैं, यूएस फोन लगाते हैं, उसमें भी वो उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट करते हैं। पहला फोन उनका एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट बाइडेन साहब को नहीं जाता है बल्कि ट्रंप साहब को जाता है, एंड वो थैंक्स करते हैं उनका। एंड देन जब ट्रंप साहब से बातचीत कर लेते हैं उसके बाद वो बाइडेन साहब को नेगोशिएशंस में हेल्प करने के लिए उनको थैंक्स कह देते हैं। तो एक तरफ वो यूएस को थैंक्स भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आकर इस तरह के वक्तव्य भी दे रहे हैं कि साहब अभी तो कुछ कह नहीं सकते। क्या चल रहा है नेतन्याहू साहब के मन में? सवाल किससे है, ये मेरे से या जो? यस सर, मैं मैस्टर गोयल आपसे सर। किससे, मेरे से? यस सर। सॉरी, क्लियर नहीं था ये। अच्छा, देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें जो मैट्रिक्स है सीज फायर का, उसमें क्या नेगोशिएट हुआ है, उसमें बेसिकली ये है कि इजराइल के लिए अगर हम देखें प्लस साइड में बैलेंस शीट पर, वो ये है कि होस्टेजेस को रिलीज करा जाएगा स्टेजेस में। पहले 30 करेंगे, बाद में जो है वो भी करेंगे। उसके बारे में भी ये भरोसा नहीं है कि उनमें से कितने अभी जीते हैं और कितने नहीं जिंदा हैं अभी। तो इजराइल के लिए अगर नेगोशिएटिंग में लीवरेज है या पावर जो चाहते हैं वो खाली होस्टेजेस को रिलीज करना है। वो बाइडेन भी बोल चुके हैं, ट्रंप भी बोल चुके हैं कि उनका भी इंटरेस्ट बेसिकली ये है कि जो होस्टेजेस हैं उसमें कुछ अमेरिकन लोग भी हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट ज्यादा है कि उनको रिलीज किया जाए। अगर हमास की बात को देखा जाए, हमास के लिए तो काफी सारे फैक्टर ऐसे हैं कि उनको वहां पर गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा एस्टेब्लिश करना है, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, ये सब चाहिए। वहां पर जो लोग मारे गए हैं, वो डिस्प्लेस हुए हैं, उनके लिए काम करना है। तो हमास के लिए चैलेंजेस काफी हैं। तो मेरे ख्याल है इस मामले में हमास का इंटरेस्ट ज्यादा होगा सीज फायर का बजाय नेतन्याहू से। अब अगर नेतन्याहू कहते हैं कि हम ठीक है करेंगे हम यहाँ पर ये, उनके लिए द ओनली फैक्टर जो मैं देख सकता हूँ वो ये है कि अमेरिकन सपोर्ट कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी। और इसीलिए उन्होंने पहले ट्रंप को फोन किया, क्योंकि ट्रंप आने वाले राष्ट्रपति हैं, उनका जो नजरिया है बाइडेन से बिल्कुल अलग है। तो अगर ट्रंप सपोर्ट करेंगे तो चलेगा काम, नहीं सपोर्ट करेंगे तो नहीं चलेगा काम। तो इसको देखते हुए मेरे को हैरानी नहीं है कि उन्होंने पहले ट्रंप को फोन किया, फिर बाइडेन को फोन किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट सीज फायर में खाली होस्टेजेस का है। अगर देखा जाए अटकलें ये भी है कि इजराइल का जो पॉलिटिकल गेम है वो बिल्कुल फर्क है। वो किसी ने पहले कहा था कि
क्या वो चाहते हैं कि अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे 67 में चेंज की गई थी, दोबारा से चेंज की जाए? पता नहीं मेरे को, ये बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन इतनी बात जाहिर है कि ये अभी एंड गेम नहीं आया है, एंड गेम आने में काफी टाइम है। एंड गेम नहीं आया है, बट कम से कम शुरुआत तो होनी चाहिए थी। जोशी सर, 3 चरणों का ये युद्ध विराम था, पहला चरण अभी शुरू होना बाकी है। लोग कह रहे थे कि पहला चरण शुरू हो जाएगा एंड उसकी सक्सेस पे डिपेंड करेगा कि आगे के चरण होते हैं या नहीं। ये 42 दिन का जो पहला चरण है सर, इसको भी शुरुआत नहीं होने देना, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद इजराइल एंड नेतन्याहू साहब कि 42 दिन के लिए भी वो इसमें भी वो नहीं चाह रहे हैं। देखिए, उनको ये जो है सीज फायर की जो अग्रीमेंट है, ये अपने कैबिनेट के सामने रखनी है। ओके। कैबिनेट में 2 दक्षिणपंथी सदस्य हैं, वो सीज फायर का विरोध करते हैं। वो तो कहते हैं कि गाजा को बिल्कुल ही तहस नहस कर देना चाहिए और यहाँ पे इजराइल जो है, इजरायली सेटलर आ जाने चाहिए। वो सेटलर जो वहां पे रहते हैं, उनके नेता हैं। तो उनमें से एक तो थोड़ा सा नरम हो गया है, पर दूसरा जो है स्मोट्रिच, वो अभी भी लगा हुआ है कहने में कि अगर नेतन्याहू ये करते हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। तो नेतन्याहू के लिए सिर्फ ये जो है अपनी राजनीतिक जीवन का सवाल है कि उनके ऊपर जो दबाव आएंगे सीज फायर के बाद, और यदि ये जो 2 दक्षिणपंथी सदस्य ही ये उनकी पार्टियां विरोध करेंगी उनकी, तो उनकी सरकार जो है बहुत ही जल्दी गिर सकती है। और नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का केस जो है वो चल रहा है, और ये नहीं मालूम कि आगे के चुनाव में उनकी क्या किस्मत होगी। एब्सोल्युटली सर। गोयल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये डील मुकम्मल नहीं हुई तो नेतन्याहू साहब तो खैर वो चाह ही रहे हैं, आप दोनों ने जैसे एक्सप्लेन किया कि नेतन्याहू साहब के अपने इंटरेस्ट्स हैं कि क्यों वो इस डील को नहीं लागू करना चाहते, बट इस डील में सबसे बड़ा जो भूमिका निभा रहा है अमेरिका, और उसमें भी अब ट्रंप साहब। तो ट्रंप के शपथ लेने से पहले अगर सीज फायर मुकम्मल नहीं होती है तो ट्रंप की छवि पर आप कोई देख रहे हैं कि किसी तरह का धक्का या उनकी चुनौतियां आप उभरती भी देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, अब मैंने ये नहीं कहा था कि नेतन्याहू ये जो है सीज फायर को अमल करना नहीं चाहते। बात यह है कि हमको देखना ये कि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर कहां से है, कितना प्रेशर है, और वो क्या इसको उनके लिए ये लागू करना एक इम्पोर्टेंट सवाल है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू का जो अभी तक परफॉर्मेंस रहा है उनके लिए जीने मरने का सवाल होगा। अगर नहीं लागू हुआ तब भी वो सरवाइव कर जाएंगे। ये सवाल इजराइल की कैबिनेट का नहीं है, सवाल यह है कि नेतन्याहू की पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा है, वो सरवाइव कर जाएंगे। मेरे को इस बारे में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह, ट्रंप की छवि के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये चीजें ऐसी हैं कि होती हैं, 2 दिन के लिए होंगी, 2 दिन के लिए पब्लिक क्रिटिसिज्म होगा, ही विल सर्वाइव, आगे चल पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता, और मैं ये साफ साफ कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि जो गाजा में हुआ है, जितने लोग मारे गए हैं, जो वहां पर लोगों को परेशानियां हुई हैं, अगर एक तरह से कहा जाए, लोग पहले कह चुके हैं कि वो जेनोसाइड था, इस बात में कोई गलत बात नहीं है जिस तरह मारा गया लोगों को। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलती किसकी थी, शुरुआत हमास ने की थी, ठीक है, लेकिन जो गाजा में हुआ है, जितने लोग डिस्प्लेस हुए, मुझको नहीं लगता कि नेतन्याहू को उनसे कोई सिंपैथी है, या इजरायली वॉर कैबिनेट को सिंपैथी है, या ट्रंप को उनसे कोई सिंपैथी है। वो जो भी हो जाए हो जाए, सवाल यह है कि पॉलिटिकल मैट्रिक्स अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट में क्या रहेगा। और उस पॉलिटिकल मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो है इजराइल, और वो है सऊदी अरेबिया, कतार, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब कंट्रीज, ईरान, यस टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसमें गाजा का, हमास का, हिजबुल्ला का कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो इसलिए मेरे को हैरानी नहीं होगी कि अगर ये सीज फायर फेल हो भी जाता है तो किसी को कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी।
जी। ऑलराइट सर। जोशी सर, हालांकि कुछ अब जो खबरें वहाँ से आ रही हैं वो कुछ पॉजिटिव दिशा में आ रही हैं। जो वहाँ के लोकल अखबार हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि विड्रॉल जो है कम से कम जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जो इजिप्ट गाजा वाले बॉर्डर पर, वहाँ से ट्रूप्स के मूवमेंट की कंफर्मेशंस जो हैं वो सीनियर ऑफिशियल्स दे रहे हैं और वो हवाला भी इजराइल हमास के एग्रीमेंट का ही दे रहे हैं। सेम सिमिलर मैं जो वहाँ के लोकल अखबारों में पढ़ पा रहा हूँ, इसी तरह के स्टेटमेंट्स हमास की तरफ से भी आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कई कई मोर्चों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अभी बड़ी पिक्चर शायद अभी वो छुपा कर रखना चाहते हैं नेतन्याहू साहब। बट अगर सर वो नहीं हो पाया तो फिर आगे क्या होगा जोशी सर? आगे ये कब तक खींचेगा? क्या फिर हम भूल जाएं कि कभी होगा और छिटपुट इसी तरह से चलता ही रहेगा, दुनिया इसी तरह की अस्थिरता के साए में ही रहेगी? देखिए, इजराइल में एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि हमास को बिल्कुल मिटाया जाए, बिल्कुल मिटाया जाए। और अभी भी इजराइल में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सीज फायर न हो। जैसे मैंने आपसे कहा, दक्षिणपंथी जो है सेटलर जो है, वहां के सेटलर लीडर जो हैं, इजराइल का मूड जो है, इजराइल में कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनका मूड बिल्कुल ही दूसरी तरफ है। मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने वहां गाजा में क्या किया है, जो दुनिया भर में खलबली मची है नेतन्याहू के खिलाफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बयान दिए हैं। तो वो ये नहीं देख रहे हैं वो इस समय देख रहे हैं, उनको जो अक्टूबर 7 में जो हुआ था उसका ऐसा झटका लगा है, क्योंकि ये ऐसा हादसा ऐसा हुआ कि वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमास जो है बिल्कुल साफ किया जाए। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गाजा पट्टी ही साफ हो जाए। मतलब ऐसी ऐसी जब बातें हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि अभी भविष्य जो है काफी, मतलब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा कहना काफी मुश्किल है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। गोयल सर, तो फिर फाइनली आप क्या देखते हैं, वो ऐसी सूरत क्या है, वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें नेतन्याहू साहब भी मान जाएंगे और फिर क्योंकि यहाँ से निकलकर हमें फिर आगे रूस यूक्रेन तक भी जाना है ट्रम्प साहब को, तो ये वाला हर्डल जो है वो कैसे निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो है ये अच्छा सोचने के लिए, कोशिश करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। आपने कहा रूस यूक्रेन की वॉर है, वो भी कोशिश करने वाली जगह है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ट्रम्प साहब कितने सक्सेसफुल रहेंगे, कितना वो कर पाएंगे और गाजा में कितना कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन ये है कि उसमें गाजा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहां पर 40,000 लोग मरे हैं या कल 60,000 लोग मर जाएंगे, इसके बारे में एवरीबडी एक सिंपैथी जरूर आएगी। वो कहा जाएगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया, रोका क्यों नहीं गया। लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होगा। अगर आप यूरोप की बात करें, यूक्रेन रशिया का मामला बिल्कुल फर्क है। रशियन और यूक्रेन का मामला यूरोपियन सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, उसमें नेटो बीच में आएगा और नेटो का किसी हद तक ये नहीं चाहेगा कि रशिया का इन्फ्लुएंस इतना आगे बढ़ जाए कि उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता हो जाए। तो मैं नहीं समझता हूं कि एक मुद्दे के अलावा रशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसमें कोई भी कॉमनैलिटी है। जो कॉमनैलिटी है वो खाली ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में वॉर हुई, वहां भी चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, ईरान है, और यहां पर भी रशिया का इन्फ्लुएंस है कि कहीं एक बड़ी वॉर में तब्दील ना हो जाए, ये डर जरूर है। एब्सोल्युटली, मल्टीपल मोर्चे खुले हुए हैं। तो अगर मैं आप दोनों के इनपुट्स को अगर मैं सम अप करूं तो हाँ, ये बात सच है कि हमास और इजराइल सीज फायर समझौते पर पहुंचे हैं। ये सीज फायर समझौता हो पाएगा या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन संडे का उसका लाइन जो शुरुआत है वो तय किया गया है। लेकिन क्या हॉस्टेज डील एंड करेगी इजराइल हमास वॉर को, ये कहना मुश्किल है, अभी तो नामुमकिन भी लगता है। तो सीज फायर समझौता भले ही हो जाए, युद्ध अभी चलेगा, ये तय फिलहाल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मनोज जोशी सर, आपने वक्त निकाला सर। एम्बेसडर सुरेश के गोयल सर, थैंक यू सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।